चलिए, तो नाउन के बाद अगला जो हमारा टॉपिक है वो है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। हमने नाउन के सारे पार्ट कवर करके वो सारी वीडियो अपलोड कर दी हैं। उसके बाद में हमारा जो अगला टॉपिक है वो है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ये जो टॉपिक है हमारा 7th क्लास से स्टार्ट होते हुए कंप्लीशन तक काम आता है और कुछ बेसिक रूल्स पर ये आधारित है। मैं आपको इसको केवल 5 रूल्स में कंप्लीट करा दूंगा और अलग अलग कंडीशंस को हम इसके बाद में अलग अलग वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें इसका कॉन्सेप्ट समझना होगा। सबसे पहले हमें जानना होगा कि काम कैसे करता है, ये होता क्या है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का मतलब क्या है। देखिए, सबसे पहले हम इसका हिंदी मीन समझते हैं। जैसे कि मैं आपको लिखता हूं एक्टिव वॉइस, एक लिखता हूं मैं आपका पैसिव वॉइस। हिंदी में एक्टिव वॉइस को हम बोलते हैं कृत्यवाच्य। क्या बोलते हैं? कृत्यवाच्य। कृत्यवाच्य। और पैसिव वॉइस को हम बोलते हैं कर्मवाच्य। क्या बोलते हैं? कर्मवाच्य। तो जैसे कि इसके नाम से हमें पता चल रहा है, कृत यानी कि करने वाला, यानी कि कर्ता। ठीक। पैसिव वॉइस कर्मवाच्य, जिसमें कि क्या है? कर्म, यानी कि जिस पर कार्य हो रहा है या जिसके लिए कार्य किया जाता है। तो हमारी जो डेफिनेशन निकल के आएगी इन दोनों के लिए वो ये है, एक्टिव वॉइस के अंदर हमेशा सेंटेंस का जो डूअर है, डूअर मीन्स जो करता है, वो प्रधान होता है। क्या होता है? कर्ता प्रधान होता है। तो एक्टिव वॉइस में जो ड्राइवर होता है या प्रधान होता है या मुखिया होता है, वो कौन होता है? वो होता है कर्ता। तो एक्टिव वॉइस जो होते हैं वो कर्ता प्रधान होते हैं। क्या होते हैं? कर्ता प्रधान। यहाँ पर एक्टिव वॉइस में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? वो होती है कर्ता की। जैसे कि हमें इसके नाम से पता चल रहा है, कृत्यवाच्य। कैसे होती है, क्या होती है, वो हम धीरे धीरे आगे आगे समझेंगे। सबसे पहले हमें समझना है कि इनके जो नेम है उनका मीन क्या है, नेम से हम क्या जान सकते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं कर्मवाच्य। जैसे कि इसमें कृत्यवाच्य में कर्ता प्रधान होता है, उसी प्रकार कर्मवाच्य यानी कि पैसिव वॉइस में कौन प्रधान होता है, कौन ड्राइवर होता है? वो होता है ऑब्जेक्ट प्रधान। क्या होता है? ऑब्जेक्ट प्रधान होता है। यहाँ पर होता है सब्जेक्ट प्रधान। कहने का मतलब ये है कि एक्टिव वॉइस के जो भी सेंटेंस होंगे वहां पर पूरा जो सेंटेंस है वो किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा होगा, या उस सेंटेंस में किसके बारे में बात कर रहे होंगे, उस सेंटेंस में एक्टिव वॉइस के अंतर्गत हम सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं या सब्जेक्ट के बारे में बतलाते हैं। इसी प्रकार पैसिव वॉइस में हम कर्म के बारे में बात करते हैं अथवा कर्म के बारे में बतलाते हैं। ठीक, क्लियर हो गया। एक्टिव वॉइस का मतलब होता है कृत्यवाच्य, जिसमें कर्ता प्रधान है या कर्ता मुखिया है। पैसिव वॉइस जिसमें कर्म प्रधान है या कर्म मुखिया। चलिए, तो हम सबसे पहले हमने नाम समझा इनका। उसके बाद में अब हम इसको थोड़ा सा और डीप जाके समझते हैं कि किस प्रकार से काम करता है। चलिए देखिए, अब मैं आपके सामने 2 सेंटेंस बोलूंगा, उनको समझना है। राम एक पत्र लिखता है। राम राइट्स अ लेटर। राम क्या करता है? राम एक पत्र लिखता है। राम राइट्स अ लेटर। क्लियर? सिंपल सी बात है। प्रेजेंट डेफिनेट का सेंटेंस है, अफर्मेटिव है। ठीक, चलिए बताया, राम राइट्स अ लेटर। राम एक पत्र लिखता है। चलिए, एक सेंटेंस ही हो गया। एक सेंटेंस मैं ये बोल रहा हूं, एक पत्र लिखा जाता है। एक पत्र
लिखा जाता है। देखिए, आ लेटर इज रिटन। मैंने क्या बोला, राम एक पत्र लिखता है, और मैंने एक सेंटेंस बोला, एक पत्र लिखा जाता है। दो सेंटेंस हो गए अपने पास में। दोनों सेंटेंस में अगर यदि हम देखें, दोनों सेंटेंस में हम देखें कि इस सेंटेंस के अंदर क्या बताया जा रहा है कि राम एक पत्र लिख रहा है या लिखता है, और इसमें बताया जा रहा है कि एक पत्र लिखा जाता है। तो जैसे कि इन दोनों में जो कार्य है वो लगभग बराबर है, सेम ही है, यानी कि पत्र लिखा जा रहा है दोनों ही वाक्य के अंदर। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि ये जो सेंटेंस है सब्जेक्ट के बाद का, या फिर अपन सब्जेक्ट को इंक्लूड भी कर लेते हैं, तब भी हम देखते हैं कि इस सेंटेंस के अंदर ये जो इंफॉर्मेशन है ये किसके ऊपर जोर दे रही है, वो जोर दे रही है राम के ऊपर। किसके ऊपर दे रही है, राम के। राम के बारे में बताया जा रहा है कि राम क्या करता है, कि राम एक पत्र लिखता है। किसके बारे में बताया जा रहा है, राम के बारे में बताया जा रहा है कि राम एक क्या लिखता है, पत्र लिखता है। राम एक पत्र लिखता है। तो यहाँ पर जो फोकस है सेंटेंस का वो किसके ऊपर है, वो फोकस है आपका राम के ऊपर, जो कि राम इस सेंटेंस में एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है। इसका काम कर रहा है सब्जेक्ट का। राम क्या है, सेंटेंस का सब्जेक्ट, और इस सेंटेंस के अंदर किसके ऊपर फोकस है, राम के ऊपर, जो कि क्या एक सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस के ऊपर इस सेंटेंस के अंदर किसके ऊपर वजन दिया है, सब्जेक्ट के ऊपर। तो जिन सेंटेंसेज में सब्जेक्ट के ऊपर जोर दिया जाता है या सब्जेक्ट की बात की जाती है या सब्जेक्ट प्रधान होता है, वो क्या कहलाता है, आपका एक्टिव वॉइस। क्लियर, समझ आया। नीचे देखते हैं हम पैसिव वॉइस क्या होता है। यहां पर अगर हम इसको बोले, अ लेटर इज रिटन, एक पत्र लिखा जाता है, एक पत्र लिखा जाता है, एक पत्र लिखा जाता है। यहां पर जो सेंटेंस है वो किसकी बात कर रहा है, लेटर की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, पत्र की बात कर रहा है। तो यहां पर जो बात हो रही है वो किसके बारे में हो रही है, लेटर के बारे में हो रही है, पत्र के बारे में बात हो रही है। और इस सेंटेंस के अंदर जो ये लेटर है ये क्या काम कर रहा है, ये सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, वर्ब है। तो हम देखते हैं कि इस सेंटेंस के अंदर ये जो लेटर है ये क्या एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के बीच क्या डिफरेंस है, मैं अभी थोड़ी देर में आपको इसी वीडियो में आगे क्लियर कर दूंगा कि सब्जेक्ट कैसे काम करता है, ऑब्जेक्ट काम क्या करता है। लेकिन अपन को पहले ये समझना है कि एक्टिव क्या होता है, पैसिव क्या होता है और किस प्रकार से काम करता है। धीरे धीरे करके हम पूरा पार्ट इसका कवर करेंगे। तो ये अपना देख लेते हैं कि लेटर यहाँ पर क्या है, एक ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिसके ऊपर कार्य किया जा रहा है, जिसके ऊपर कार्य किया जा रहा है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो पत्र के ऊपर कार्य किया जा रहा है, ना कि पत्र काम कर रहा है, तो जिसके ऊपर कार्य किया जा रहा है वो क्या है, एक ऑब्जेक्ट। तो इस वाले सेंटेंस के अंदर किसके ऊपर जोर दिया गया है, ऑब्जेक्ट के अंदर। तो जहां पर ऑब्जेक्ट के ऊपर जोर दिया जाता है वो आपका कहलाता है पैसिव वॉइस। क्या कहलाता है, पैसिव वॉइस। तो देखा हमने दोनों में, एक्टिव वॉइस कृतवाची जिसमें कर्ता प्रधान होता है। एग्जांपल के लिए, राम राइट्स अ लेटर, राम एक पत्र लिखता है। तो यहाँ पर जो सेंटेंस है वो किसकी बात कर रहा है, राम की। इसी प्रकार पैसिव वॉइस में हम देखें, अ लेटर इज रिटन, एक पत्र लिखा जाता है। यहाँ पर जो सेंटेंस है, जो एग्जांपल है वो किसके बारे में बात कर रहा है, अ लेटर, जो कि क्या एक ऑब्जेक्ट है, जो कि क्या एक ऑब्जेक्ट है। तो जहां पर ऑब्जेक्ट प्रधान है वो कहलाएगा कर्मवाच, जहां पर सब्जेक्ट प्रधान है वो क्या कहलाएगा, कृत्यवाच या एक्टिव वॉइस। तो समझ में आया। अब कई लोगों को परेशानी होती है कि सर कर्ता क्या होता है, कर्म क्या होता है और वर्ब क्या होती है। तो देखिए इसके साथ में हम वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं, एक बार उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। ये क्लियर हो गया आपका, एक्टिव वॉइस कृत्यवाच, कर्ता प्रधान, पैसिव वॉइस कर्मवाच, कर्म प्रधान। ये राइट, राम राइट्स ए लेटर, राम एक पत्र लिखता है, राम पर फोकस, अ लेटर इज रिटन, इस पर फोकस, अ लेटर। या सब्जेक्ट पर फोकस, यहाँ पर ऑब्जेक्ट पर फोकस। ठीक है,
चलिए अब एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के साथ में इसमें आगे बढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा समझना होगा कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है, क्योंकि जब तक हमें ये बेसिक जानकारी नहीं है तब तक हम इनको सॉल्व नहीं कर सकते, एक्टिव को हम पैसिव में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो देखिए सिंपल सा, देखिए सब्जेक्ट क्या होता है, कर्ता, जिसको क्या बोलते हैं हम, डूअर, ठीक। ऑब्जेक्ट आपका कर्म, वर्ब आपकी होगी क्रिया। सेंटेंस में क्रिया दो तरह से काम कर सकती है आपकी, एक तो आपकी हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर सकती है और एक आपकी मेन वर्ब की तरह काम कर सकती है। हेल्पिंग वर्ब हम सब जानते हैं, टेंस में हमने पढ़ा है, डू डज इज आर एम बाज वर, ये सारी हेल्पिंग वर्ब होती है। मेन वर्ब खाना पीना रोना सोना जाना आना लिखना बैठना सोना, ये सारी क्या होती है, मेन वर्ब होती है, ठीक। देखिए सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट होता है कर्ता और ऑब्जेक्ट होता है कर्म, ठीक। यानी कि जो कार्य कर रहा है या जो कार्य करता है वो कहलाता है आपका सब्जेक्ट, ठीक। जो कार्य किया जाता है वो कहलाती है आपकी क्रिया, और जिस पर या जिसके लिए कार्य किया जाता है वो कहलाता है आपका ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, लिखा हुआ है ही टीचेज इंग्लिश। क्या लिखा है, ही टीचेज इंग्लिश, वह अंग्रेजी पढ़ाता है। वह क्या करता है, अंग्रेजी पढ़ाता है। तो देखो ही मतलब वह, टीच मतलब होता है पढ़ाना, और इंग्लिश का मतलब होता है अंग्रेजी। वह क्या करता है, वह अंग्रेजी पढ़ाता है। क्या काम कर रहा है, पढ़ाने का, क्रिया क्या हो रही है, पढ़ाने का। तो टीच यहाँ हो गई आपकी वर्ब, क्या हो गई, वर्ब, और कौन सी वर्ब, मेन वर्ब, क्लियर। उसके बाद में कार्य कौन कर रहा है, कार्य कर रहा है आपका सब्जेक्ट, ही, जो कि आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट। जो कार्य करने वाला है वो हो गया सब्जेक्ट। और ये कार्य किसके ऊपर किया जा रहा है, क्या पढ़ाया जा रहा है, पढ़ाई जा रही है आपकी इंग्लिश। क्या पढ़ाई जा रही है आपकी इंग्लिश, तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, क्लियर। यानी कि जो कार्य कर रहा है वो सब्जेक्ट, जो कार्य किया जा रहा है वो आपका वर्ब, और जो जिसके ऊपर कार्य किया जा रहा है या जिसके लिए कार्य किया जा रहा है वो हो गया आपका ऑब्जेक्ट। ये हो गया। अब देखिए इसमें, ये तो बहुत सिंपल है, ज्यादातर लोगों को इसके बारे में पता होता है। अब मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर रहा हूं, देखिए लिखा हुआ है इंग्लिश इज टॉट, अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, ठीक। देखिए अब यहां पर हम देखते हैं कि जो इंग्लिश है ये आगे दी हुई है, सब्जेक्ट के स्थान पर है, क्योंकि जो आगे का स्थान होता है सेंटेंस में, वो सिंपल सेंटेंसेज में सब्जेक्ट का माना जाता है। तो यहाँ पर इंग्लिश है वो किसके स्थान पर है, सब्जेक्ट के स्थान पर। तो कई लोगों को देख के ऐसा लग सकता है कि इस सेंटेंस के अंदर जो इंग्लिश है वो एक सब्जेक्ट का काम कर रही है, जबकि ये चीज पूरी तरह से गलत है। कैसे गलत है, माना कि एक एग्जांपल लेते हैं, एक व्यक्ति है राहुल, एक व्यक्ति है राहुल, यह एक विद्यार्थी है और ये कक्षा में आगे की सीट पर बैठता है। इसको अभी भूल जाते हैं हम, सब कुछ क्या चल रहा है इस पर फोकस करते हैं। राहुल है जो कि कक्षा की आगे की सीट पर बैठता है, आगे की बेंच पर बैठता है, रोजाना आगे बैठता है। एक दिन इससे कक्षा की जो बेंच है वो टूट जाती है। राहुल से कक्षा की बेंच एक दिन टूट जाती है और टूटने के बाद ये कक्षा में पीछे जाके पीछे की सीट पर बैठ जाता है। उस दिन क्लास में टीचर आता है, टीचर पूछता है कि ये जो टूटी हुई बेंच है ये किसने तोड़ी है, ये टूटी हुई बेंच है किसने तोड़ी है, ये टीचर क्वेश्चन क्लास में आके करता है। उस समय इसके स्थान पर
राहुल की जगह सुरेश बैठा हुआ था। उस दिन इसके बेंच पर राहुल की जगह सुरेश बैठा हुआ था। अब आप बताइए कि इस कंडीशन में अब बेंच किसने तोड़ी है। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। राहुल एक विद्यार्थी है जो कक्षा में हमेशा आगे बैठता है और एक दिन गलती से इससे एक बेंच टूट जाती है। उस दिन ये डर से पीछे जाके बैठ जाता है और उस दिन इसकी सीट पर कौन बैठा हुआ है? सुरेश। कक्षा में अध्यापक एंटर करता है और एंटर करने के बाद अध्यापक पूछता है कि ये बेंच किसने तोड़ी है। तो सारी क्लास मिलके कहती है कि सर ये बेंच राहुल ने तोड़ी है, यानी कि ये काम किसने किया है? राहुल ने। तो आप मुझे बताइए कि काम करने वाला राहुल यदि अपना स्थान परिवर्तित करके पीछे चला गया तो क्या काम करने वाला परिवर्तित हो गया? सब्जेक्ट परिवर्तित हो गया? नहीं। राहुल कहीं भी बैठेगा, आगे पीछे, बीच में, साइड में या क्लास में मौजूद भी नहीं होगा, उस कंडीशन में भी कर्ता राहुल ही होगा। यानी कि बेंच किसके द्वारा तोड़ी गई है? राहुल के द्वारा ही तोड़ी गई है। तो इसका मतलब ये है, यदि ये ही जो कि सब्जेक्ट है, इसको यदि मैं पीछे ले जाऊं और इंग्लिश को यदि मैं आगे ले आऊं कुछ परिवर्तन करके, फिर भी इस सेंटेंस के अंदर जो कर्ता है वो ही रहेगा, इंग्लिश कभी कर्ता नहीं होगा। इसी प्रकार इस सेंटेंस के अंदर इंग्लिश के ऊपर कार्य हो रहा है, ना कि इंग्लिश कार्य कर रहा है। इंग्लिश को पढ़ाया जा रहा है, ना कि इंग्लिश पढ़ा रहा है। तो जो कार्य करता है वो सब्जेक्ट होता है और जिसके ऊपर कार्य होता है वो ऑब्जेक्ट होता है, या जिसके लिए कार्य किया जा रहा है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर इंग्लिश कार्य नहीं कर रहा है, इंग्लिश के ऊपर कार्य हो रहा है। तो इंग्लिश क्या हुआ? यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट हुआ और ये आपका मेन हेल्पिंग वर्ब हो गया और ये हो गया आपका मेन वर्ब। अब इसमें सब्जेक्ट कहाँ पर है? क्या इंग्लिश इज टॉट, इंग्लिश पढ़ाई जाती है। सब्जेक्ट कहाँ पर है? किसके द्वारा पढ़ाई जा रही है? इस वाक्य में सब्जेक्ट है या नहीं? इस वाक्य को देखकर कई लोग बोलेंगे सर इसमें सब्जेक्ट नहीं है, जो बोलना पूरी तरह से गलत है। यदि इस वाक्य में सब्जेक्ट नहीं है तो फिर इंग्लिश कौन पढ़ा रहा है? हमारे पास एक क्वेश्चन निकल के आ रहा है, यदि इस वाक्य के अंदर सब्जेक्ट नहीं है तो इंग्लिश कौन पढ़ा रहा है? तो हम देखते हैं कि इंग्लिश इज टॉट, इंग्लिश पढ़ाई जाती है, इंग्लिश पढ़ाई जाती है। तो इस वाक्य के अंदर सब्जेक्ट है, लेकिन सब्जेक्ट यहाँ पर गिवन नहीं है, क्योंकि कोई ना कोई कार्य तो कर रहा है, किसी के द्वारा इंग्लिश तो पढ़ाई जा रही है, सब्जेक्ट तो है, लेकिन सब्जेक्ट यहाँ पर गिवन नहीं है, यानी कि सब्जेक्ट किसके अंदर हिडन है। तो हम देखते हैं एक बार फिर से कि सब्जेक्ट क्या होता है, कि जो कार्य कर रहा है, भले वो सेंटेंस में आगे है, बीच में है या पीछे है, वो सब्जेक्ट कार्य करने वाला ही कहलाएगा। जैसे कि मैं आपसे बोलूं 3 दिन से बच्चे शोर मचा रहे हैं, 3 दिन से बच्चे शोर मचा रहे हैं। अब यहाँ पर कार्य किसके द्वारा हो रहा है? बच्चों के द्वारा। शोर मचाने वाला कौन है? बच्चे। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो क्या है? बच्चे। और कार्य क्या किया जा रहा है? शोर मचाने का। कार्य क्या किया जा रहा है? शोर मचाने का। तो इस प्रकार से हमें सेंटेंस में जब सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब देखना होता है तो हमें क्या करना है? सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है या कार्य किसके द्वारा किया जाता है। वही हमारा डूअर या वही हमारा सब्जेक्ट होगा। दूसरी चीज हम ये देखेंगे कि ये जो सब्जेक्ट है ये किसके लिए या किसके ऊपर कार्य कर रहा है, तो वो कहलाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। और तीसरा हम देखेंगे कि क्या कार्य किया जा रहा है, वह कहलाएगा हमारा वर्ब, मेन वर्ब। ठीक, तो इस प्रकार हम इस कॉन्सेप्ट को आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, आगे अब हम उनके रूल्स देखते हैं, किस प्रकार से रूल्स ये काम करते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं।
अब हमारे जो 5 रूल्स हैं, जो 5 हमारे नियम हैं, उनको हम देखते हैं किस प्रकार से वो कार्य करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेंगे एक्टिव का, और वही एग्जाम्पल लेंगे जो हमने अभी पढ़ा है। ही टीचेज इंग्लिश, ही टीचेज इंग्लिश। ठीक, एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन आ गया कि एग्जामिनर ने बोल दिया कि इस क्वेश्चन को आपको एक्टिव वॉइस है, ये एक्टिव है, इसको आपको पैसिव में ट्रांसफर करना है, पैसिव में आपको इसको कन्वर्ट करना है। ठीक, तो उसके लिए हम स्टेप बाय स्टेप वाइज इसको कंप्लीट करेंगे, एक ही बार में हम इसको बनाएंगे नहीं, हम धीरे धीरे इसको स्टेप बाय बनाएंगे। देखो, रूल फर्स्ट कहता है हमारा सिंपल सा, एक छोटी सी ट्रैक में क्या कहता है, सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। क्या कहता है, सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट को तो ऑब्जेक्ट के स्थान पर ले आओ और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर ले आओ। क्या कहता है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर ले आओ और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर ले आओ। ये नहीं है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दो, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो, ऐसा कहना पूरी तरह से गलत माना जाता है। ठीक, देखते हैं कैसे काम करता है। सब्जेक्ट क्या है इस वाक्य में, ही टीचेज इंग्लिश, वह अंग्रेजी पढ़ाता है। तो पढ़ाने वाला कौन है, वह, तो ये तो हो गया हमारा सब्जेक्ट। क्या पढ़ा रहा है, इंग्लिश, तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। और क्या कर रहा है वो, काम क्या कर रहा है, पढ़ाने का, तो ये हो गया हमारा मेन वर्ब। ठीक, रूल क्या कह रहा है हमारा, सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। क्या कह रहा है, सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट को तो ऑब्जेक्ट के स्थान पर, ऑब्जेक्ट है ना, और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लेके आना, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है उसको पीछे से आगे ले आओ, किसके स्थान पर, सब्जेक्ट के स्थान पर। तो फर्स्ट रूल के बाद हमारे पास जो पैसिव बनता है वो बनता है, हमें क्या करना है, इंग्लिश को आगे ले आना है, इंग्लिश को हम आगे ले आए। फर्स्ट रूल हमने अप्लाई कर दिया, स्टेप बाय स्टेप बाई कंप्लीट करेंगे हम इसको, एक साथ हम पूरा नहीं बनाएंगे, जिससे कि हमारे सारे रूल्स हैं वो हमें अच्छे से समझ में आए। तो हमने क्या किया, पहला जो स्टेप है वो फॉलो किया। पहला स्टेप क्या कहता है, सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर, यानी कि हमने क्या किया, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को आगे लिया है सब्जेक्ट के स्थान पर, बाकी का जो सेंटेंस है वो अभी हमने छोड़ दिया। वो आगे जैसे जैसे रूल्स आएंगे हम उसको उसी हिसाब से करते जाएंगे। तो फर्स्ट जो रूल है हमारा वो कंप्लीट हो जाता है, क्या, सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है वाक्य का इंग्लिश, उसको हम आगे ले आए, किसके स्थान पर, सब्जेक्ट के। चलिए, तो रूल नंबर फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया, वो कंप्लीट हो गया हमारा। अब हमारा है रूल 2, रूल नंबर सेकेंड। इसके अंदर हमें क्या करना होता है, इसके अंदर हमें हेल्पिंग वर्ब को या वर्ब को चेंज करना होता है। क्या करना होता है कि जो एक्टिव वॉइस के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब है उसको हमें चेंज करना होता है, उसको बदलना होता है। देखिए कैसे करते हैं उसको। सबसे पहले हम इधर लिखेंगे एक्टिव और इधर लिखेंगे हम पैसिव। क्या लिखेंगे, पैसिव। इधर तो हमारी वो हेल्पिंग वर्ब आएंगी जो एक्टिव में है, इधर वो आएंगी जिसको हम बदलकर पैसिव में करेंगे। क्लियर? देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब से। कैसे? प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब से, जो कि आपकी होती हैं सिंपल सेंटेंसेज में। हम क्या करते हैं, वी फर्स्ट के साथ में एस अथवा ई एस हम लगा देते हैं। क्या कर देते हैं हम, एस अथवा ई एस लगा देते हैं। इसके बाद में नेगेटिव, इंटरोगेटिव या इंटरोगेटिव नेगेटिव में हम डू अथवा डच का प्रयोग करते हैं।
ठीक है। सबसे पहले हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है, प्रेजेंट डेफिनेट की, जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में हम एस अथवा ईएस लगा देते हैं। उसके बाद में प्रेजेंट इंडेफिनेट में नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव में डू अथवा डज आती है, ठीक, जिसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। चलिए देखिए, जब यह हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में जाएगी या इनको जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो इसके स्थान पर हो जाएगा इज, आर, एम प्लस वी थर्ड। क्लियर? डू डज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इनका क्या बना देंगे हम, इज, आर, एम प्लस वी थर्ड। ठीक, चलिए समझ आ गया। उसके बाद हमारी जो अगली है वो है आपकी प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अगली कौन सी आपकी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसमें आती है आपकी इज, आर, एम प्लस वी फोर। वी फोर का मतलब होता है आपका आईएनजी फॉर्म। क्या होता है आपका, आईएनजी फॉर्म वर्ब का। वी फोर का मतलब होता है आईएनजी फॉर्म। जैसे कि गो में यदि हम आईएनजी लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, गोइंग। ये आपकी कौन सी फॉर्म आती है, फोर्थ फॉर्म आती है वर्ब की। ठीक, क्लियर? जिसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोल सकते हैं। ठीक, इसके बाद में प्रेजेंट कंटिन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब है उनका क्या बना देंगे हम, एज, आर, एम प्लस वीइंग प्लस वी थर्ड। क्या बन जाएगा, हेल्पिंग वर्ब तो आपकी एज, आर, एम रहेगी, लेकिन वीइंग आ जाएगा और वीइंग के साथ क्या आ जाएगा, वी थर्ड। क्लियर? बस हमें थोड़ा थोड़ा समझना, याद करना है, फिर ये कैसे वर्क करता है वो आपको आगे बताया जाएगा। इसके बाद में आपका अगला जो टेंस है वो है आपका प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है आपकी वो होती है हैज, हैव प्लस वी थर्ड। इसमें क्या करेंगे हम, इसमें हम केवल और केवल क्या लगा देंगे, बीन। क्या लगा देंगे, बीन। हैज बीन, हैव बीन प्लस वी थर्ड। हैज, हैव में क्या लगा देंगे हम, बीन, हैज बीन, हैव बीन प्लस वी थर्ड। तो आपकी प्रेजेंट की तीनों कवर हो गई। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का आपका बनता नहीं है। ठीक, तो देखिए क्या हो गया आपका। सबसे पहले प्रेजेंट डेफिनेट डू डज को हमने किस में बदला, एज, आर, एम प्लस वी थर्ड में। एज, आर, एम में क्या किया हमने, हेल्पिंग वर्ब तो हमने एज, आर, एम रखा, लेकिन उसके साथ में हमने वीइंग हटा दिया। वीइंग इसलिए हटा दिया क्योंकि जो वी फोर है उसको हमने वी थर्ड में परिवर्तित कर दिया और वी फोर का जो आईएनजी था वो वीइंग के साथ में लग जाता है। इधर हम आए प्रेजेंट परफेक्ट में, तो प्रेजेंट परफेक्ट में होता है आपका हैज, हैव प्लस वी थर्ड, तो उसका क्या बना दिया हमने, हैज बीन, हैव बीन प्लस वी थर्ड। तो ये तो हो गई आपकी किसकी, प्रेजेंट की। इसी तरह अब हम देखते हैं पास्ट में। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये आगे आपकी इन्हीं से सारे के सारे एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस कवर होंगे। चलिए अगली आपकी पास्ट इंडेफिनिट। कौन सी आपकी, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसमें आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, लेकिन नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव में आपकी डिड आती है, और डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। पास्ट इंडेफिनिट को हम हमेशा
वाज वर्ब में परिवर्तित कर देते हैं, वाज वर्ब में हम परिवर्तित कर देते हैं और इधर वर्ब की थर्ड फॉर्म आपकी आ जाती है। क्लियर? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसकी होती है आपकी वाज वर्ब प्लस B4। तो वाज वर्ब प्लस B4 को हम क्या करते हैं, हम इसको परिवर्तित कर देते हैं वाज वर्ब प्लस बीइंग प्लस V3। आपने एक कॉन्सेप्ट इसमें नोट किया होगा। तो हमने क्या देखा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव के अंदर डिड प्लस वी फर्स्ट आती है। इसको हम वाज वर्ब प्लस वी थर्ड में चेंज करते हैं। एक चीज़ का ध्यान और रखना है हमें कि जब भी हम इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब को जब हम कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब में चेंज कर रहे हैं तो कंटिन्यूअस में हमेशा आईएनजी आता है, लेकिन पैसिव फॉर्म लिखते समय हम इसमें कोई भी आईएनजी का प्रयोग नहीं कर सकते, आईएनजी का प्रयोग नहीं करेंगे पैसिव फॉर्म में। चलिए, पास्ट कंटिन्यूअस में वाज वर्ब प्लस V4 का मतलब मैंने बता दिया आपको, V4 का मतलब होता है आईएनजी फॉर्म। इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, वाज वर्ब प्लस बीइंग प्लस V3 का प्रयोग कर देते हैं। इसको चेंज करने के लिए हम वाज वर्ब प्लस बीइंग प्लस V3 का प्रयोग कर देते हैं। यानी कि जब भी आपका कंटिन्यूअस आएगा, क्या आएगा, कंटिन्यूअस आएगा, तब हमें उसी हेल्पिंग वर्ब के साथ, यानी कि वाज वर्ब के साथ ही क्या लगाना है, बीइंग लगाना है। इज आर एम के साथ ही हमें बीइंग लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है। बहुत ही सिंपल है। चलिए अगला देखते हैं हम, पास्ट परफेक्ट। क्या है आपका पास्ट परफेक्ट? पास्ट परफेक्ट में आपका होता है हैड प्लस V3। इसका क्या हो जाएगा आपका, हैड बीन प्लस V3। तो हैड में भी अपन को क्या लगाना है, बीन। तो देखिए पूरा कॉन्सेप्ट बड़ा ही आसान है। हमने देखा कि प्रेजेंट डेफिनेट जो टेंस था हमारा, उसकी जो हेल्पिंग वर्ब थी उनको हमने क्या किया, कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब में परिवर्तित कर दिया, इज आर एम में उनको हमने परिवर्तित कर दिया। इसी प्रकार पास्ट इंडेफिनिट को हमने पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब में परिवर्तित कर दिया। यानी कि समझने के लिए हमें क्या समझना है कि जब भी इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब आएंगी तब हमें उनको कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब में परिवर्तित करना है। कंटिन्यूअस की आपकी कंटिन्यूअस में रहेगी, लेकिन क्या लग जाएगा, वी लग जाएगा, और परफेक्ट की किस में बदल जाएगी, आपकी परफेक्ट कंटिन्यूअस में। क्लियर? चलिए इसके बाद हम देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। हाँ देखिए, हमारा क्या है, शैल ऑब्लिक विल ऑब्लिक मॉडल। ये जो शैल विल है ये दोनों मॉडल के अंतर्गत ही आते हैं। ये मॉडल वर्ब्स या मॉडल ऑक्सिलरीज के अंतर्गत ही आते हैं, जो कि हमारी फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब होती है। तो इनको परिवर्तित करने के लिए हमें क्या करना होगा, शैल ऑब्लिक विल ऑब्लिक मॉडल प्लस बी प्लस V3 का हमें प्रयोग करना होगा। कहने का मतलब ये है, यदि वाक्य में हमारा शैल दिया हुआ है तो शैल का क्या हो जाएगा, हमारा शैल वी। क्या हो जाएगा, शैल वी। बिल दे रखा है तो आपका बिल का क्या हो जाएगा, विल वी। या फिर कोई भी मॉडल, जैसे कि आपका कैन दे दिया तो उसको हो जाएगा कैन बी। कुड दे दिया तो उसका हो जाएगा आपका कुड बी। ठीक, इसी प्रकार से आपका शुड दे दिया तो उसका हो जाएगा आपका शुड बी। और मॉडल्स क्या होते हैं, कैसे कार्य करते हैं, ये मैं आपको एक अलग से वीडियो में कवर इस टॉपिक को कर दूंगा। वर्ब वाले टॉपिक जब हम पढ़ेंगे तब उसमें हम मॉडल्स के बारे में, शैल विल के बारे में, कितने मॉडल्स होते हैं, किस प्रकार काम करते हैं, कौन कौन सी ऑक्सिलरीज होती हैं, ठीक, कौन सी मेन वर्ब होती हैं, कौन सी सेकेंडरी वर्ब होती हैं, वो सारा हम कवर करेंगे वर्ब की। जब हम वर्ब के टॉपिक को कवर करेंगे उस समय इस पूरे टॉपिक को हम कवर करेंगे। अभी आपको इतना समझना है कि शैल विल और मॉडल आपके होते हैं कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड,
वर्क टू, यूज टू, नीड एंड डियरन, ये सारे आपके मॉडल्स के अंदर आते हैं। तो हमें क्या करना है, जब भी शैल वैली अथवा मॉडल दे रखा है तो हमें केवल क्या लगाना है, उसके साथ में बी का प्रयोग करना, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आती ही है। तो हमने एक चीज और नोटिस करनी है कि जब भी हम पैसिव वॉइस बनाएंगे उसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे, ना तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, ना ही सेकंड फॉर्म का, ना ही वर्ब की फोर्थ फॉर्म का हम प्रयोग करेंगे। हम हमेशा ही वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। क्लियर? तो ये जो चार्ट है इसके माध्यम से हमने समझा कि किस प्रकार से हम हेल्पिंग वर्ब को चेंज करते हैं। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, चाहो तो आप इसको रिटर्न भी कर सकते हो। चलिए, तो अब हमने इसकी पूरी की पूरी चार्ट समझी किस प्रकार चेंज करते हैं। अब हम आते हैं वापस हमारे सेकंड रूल पर। तो हमारा जो एग्जांपल चल रहा था, अभी, ही टीचेज इंग्लिश, एक्टिव का इसका हमें पैसे बनाना था। उसमें हम इतना हमने कंप्लीट कर लिया था। फर्स्ट रूल कि सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर। तो देखिए, इंग्लिश को हम आगे ले आए थे। इंग्लिश को आगे लाने के बाद आगे हम देखते हैं कि ये जो सेंटेंस है ये किस टेंस से लिया गया है, किस टेंस के अंतर्गत ये सेंटेंस दे रखा है। सेंटेंस को पहचानने का एक तरीका हमारे पास है। जब भी कोई भी सेंटेंस इंग्लिश में लिखा हुआ है तब हमें उसकी हेल्पिंग वर्ब देखनी है। यदि उसकी हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हमें उसकी मेन वर्ब को देखना होता है। इस सेंटेंस के अंदर कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। इस कंडीशन में हम हमेशा उसकी मेन वर्ब को देखते हैं, यानी कि हमें उसकी वर्ब देखनी है, हेल्पिंग वर्ब अथवा मेन वर्ब। हम देखते हैं यहाँ पर उसकी मेन वर्ब है, वो है टीच, और टीच के पीछे लगा हुआ है ईएस। क्या लगा हुआ है? ईएस। और ईएस केवल एक ही टेंस है उसमें हम ईएस का प्रयोग करते हैं, वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस। उसी के अंतर्गत हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में ईएस का प्रयोग करते हैं। तो हमारा जो टेंस है वो कौन सा निकल के आया हमारे सामने? प्रेजेंट इंडेफिनिट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब को हम सारणी के अनुसार किसमें परिवर्तित कर रहे थे? एज, आर, एम प्लस वी थर्ड। ठीक, अब हम देखते हैं कि हमारे पास में तीन हेल्पिंग वर्ब है, एज, आर और एम। कितनी वर्ब है? तीन। एज भी है, आर भी है, एम भी है। अब इंग्लिश के साथ में कौन सी वर्ब आएगी? इंग्लिश के साथ में कौन सी वर्ब आएगी? तो इसका साधारण सा तरीका मैं आपको बता देता हूं। जब भी हमको वर्ब लगानी है तो हम इस प्रकार लगाते हैं, सिंगुलर के साथ लगाई जाने वाली वर्ब अलग होती हैं और प्लूरल के साथ लगाई जाने वाली वर्ब अलग होती हैं। इसकी पहचान सिंपल सी है, जो भी वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगती हैं उनके अंत में एस दिया होता है। जैसे कि एज, आर, एम में से केवल एस लास्ट में किसके साथ में है? इसके साथ में। तो इनमें से कौन सी वर्ब है जो सिंगुलर के साथ आएगी? वो आएगी एज। देखिए, डू डज में से सिंगुलर वाली वर्ब कौन सी है? डज, एस है लास्ट में। इसी प्रकार हम देखते हैं हैज, हैव, इसमें से सिंगुलर की कौन सी है? हैज, एस है लास्ट में। एक और देखते हैं हम वाज, व, इसमें सिंगुलर की कौन सी है? वाज, लास्ट में एस है। अब आप कहोगे सर हैड सिंगुलर के साथ आती है और इसमें तो एस होता नहीं है। हैड सिंगुलर के साथ भी आती है, प्लूरल के साथ आती है, इसमें एस इसलिए नहीं होता क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट की एक ही वर्ब है। हमारे पास पास्ट परफेक्ट में एक ही ऑप्शन होता है, वो होता है हमारे पास हैड का। क्लियर? तो हमें वर्ब पहचानने के लिए हमें देखना है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है, पैसिव वॉइस में हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। हमने देखा इंग्लिश क्या एक सिंगुलर ऑब्जेक्ट है।
तो इसके साथ एज आर एम में से आएगा आपका एज, तो हमने हेल्पिंग वर्ब को यहाँ पर चेंज कर दिया। हमारा इसी के साथ में रूल नंबर 2 कंप्लीट होता है। अब हमारा कितना सेंटेंस कंप्लीट हो गया, हमारे 2 स्टेप सेंटेंस के कंप्लीट हो जाते हैं। फर्स्ट हमने क्या किया, सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, उसके बाद में हमने क्या किया, हेल्पिंग वर्ब को हमने परिवर्तित कर दिया। तो हमारे कितने स्टेप कंप्लीट हो जाते हैं, 2। इसके बाद हम देखते हैं कि एक और समस्या आती है कि स्टूडेंट्स को ये पता नहीं चलता है कि हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के अनुसार लगाएं या ऑब्जेक्ट के अनुसार लगाएं। तो देखिए, जब एक्टिव वॉइस में हमने सेंटेंस लिखा तब हेल्पिंग वर्ब या वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार आई, क्योंकि एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है ये मेन रोल निभाता है या फिर सेंटेंस का ड्राइवर होता है या फिर प्रधान होता है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब और या वर्ब एक्टिव वॉइस के अंदर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। लेकिन पैसिव वॉइस में आते हुए कहानी चेंज हो जाती है। यहाँ पर जो मेन रोल होता है वो किसका होता है, ऑब्जेक्ट का, इसलिए इसमें जो हेल्पिंग वर्ब या वर्ब आती है वो किसके अकॉर्डिंग आती है, वो आती है आपकी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। क्लियर? तो हमारे 2 स्टेप कंप्लीट हो गए। अब हमारा रूल नंबर 3 कहता है, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमेशा पैसिव में, किसमें, पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। क्या आती है पैसिव में, वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे कि एक्टिव है आपका ही टीचेज इंग्लिश, ही टीचेज इंग्लिश, इसका पैसिव बनाना है हमें। सबसे पहले तो हमने फर्स्ट रूल लगा दिया हमारा इंग्लिश, उसके बाद में एज हमारे पास आ गया। अब थर्ड देखिए, थर्ड रूल में क्या होता है, हमारी जो मेन वर्ब है वो है आपकी टीच। क्या है, टीच, और टीच की थर्ड फॉर्म होती है आपकी टॉट। क्या होती है, टॉट। तो हमने क्या किया, इसको कंप्लीट कर दिया। क्या कर दिया हमने, इसको कंप्लीट कर दिया। क्लियर? ही टीचेज अस इंग्लिश, इंग्लिश इज टॉट। थर्ड रूल क्या कहता है, पैसिव वॉइस जब भी लिखते हैं हम उसमें हमेशा ही वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म या फोर्थ फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म जो हम बोलते हैं एस या ईएस फॉर्म, वो कभी भी हम प्रयोग में नहीं लाते हैं। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। जैसे कि हमने टीच का क्या बना दिया, टॉट। आशा करते हैं कि ये जो 3 रूल्स हैं ये आपके समझ में आए होंगे, आपको आसानी से ये कवर हो जाएंगे। आपको इसको बार बार रिपीट करके देख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये बड़ा ही बेसिक कॉन्सेप्ट आपका लेके आए हैं। एक बार जो सारे टॉपिक हैं आपको बेसिक जो स्कूली शिक्षा पर आधारित हैं या हमारे जो ओल्ड स्कूल पैटर्न है उसके माध्यम से या उसके हिसाब से मैं आपको समझाऊंगा। उसके बाद में हम इन्हीं टॉपिक्स को हम थोड़े एडवांस लेवल पर या थोड़े अच्छे लेवल पर इनको हम कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारा एक फाउंडेशन बनना बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। तो उस फाउंडेशन की सीरीज में हमारा सेकंड जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। नाउन का टॉपिक नाउन का जो टॉपिक है वो हम कवर कर चुके हैं। आप चाहो तो प्ले लिस्ट में जाके उनकी सारी वीडियो आप देख सकते हो। आगे के जो आपके नियम हैं 4th एंड 5th और आगे जो भी इनमें कंडीशन बनती है, जो कॉन्सेप्ट आपको बनते हैं वो आपकी अगली वीडियो में 1 या 2 या 3 जितनी भी आप वीडियो में इसको कवर कर पाएंगे हम आपको धीरे धीरे लाते जाएंगे। धन्यवाद।